हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, अभी हम कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक प्लूरलिटी एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस इन इंडिया इस बुक को पढ़ रहे हैं। इस बुक के 5th यूनिट से आज हम करूकू इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। करूकू ये चैप्टर बामा इनके ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम भी करूकू ही है। दोस्तों, करूकू इस शब्द का अर्थ होता है पायमारा नामक ट्री के पत्ते। अब ये जो पत्ते होते हैं, अगर हम उन्हें क्लोजली देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि जैसे वो तलवार नुमा है, क्योंकि वो पत्ते नुकीले होते हैं और उनके दोनों बाजू से धार आई हुई होती है। तो ऐसे में बामा अपनी ऑटोबायोग्राफी को करूकू बुला रही है, क्योंकि वो अपने आप को तलवार जैसा बताना चाह रही है। वो चाह रही है कि वो वार कर सकती है, वो अटैक कर सकती है। एक आमतौर पर एक दलित समुदाय से पैदा होने वाला व्यक्ति अक्सर अपने आप को कमजोर मानता है, लेकिन करूकू जैसा टाइटल देते हुए उन्होंने यहाँ पे अपने इंटेंशन क्लियर कर दिए हैं कि वो सहने वालों में से नहीं है, बल्कि वो अटैक करने वालों में से और अपने हकों के लिए लड़ने वालों में से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर की समरी शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं बामा इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ। बामा इनका जन्म 1958 में सदर्न तमिलनाडु के एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने हिंदुइज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। वैसे देखा जाए तो उनको ग्रैंड पेरेंट्स दलित समुदाय से बिलोंग करते थे। यही रीजन है कि जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया, इसके बावजूद भी उनके ऊपर वो दलित वाला धब्बा लगा रहा, उनके ऊपर वही स्टैम्प कंटिन्यू रहा। और अपने जीवन में बामा ने एक दलित के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, जिस तरह से दलितों का शोषण होता है, उन्हीं शोषण का एक्सपीरियंस किया। उनके इन्हीं अनुभवों को उन्होंने करूकू नाम के अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये करूकू इस ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा लिया हुआ भाग है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी जानते हैं बामा इनके बारे में। दोस्तों, बामा इनके पिताजी आर्मी बैकग्राउंड से थे और माँ हाउस मेकर थी। इसके बाद जब वो अपनी इनिशियल पढ़ाई कर रही थी, तो इनिशियल पढ़ाई तो उनके गांव में ही हो गई, लेकिन 9th और 10th की पढ़ाई के लिए वो अपने घर से बाहर निकली और नजदीक के गांव में उन्होंने कॉन्वेंट में पढ़ाई की। उसके आगे कुछ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने टीचिंग में कदम रखा। कुछ साल टीचिंग करने के बाद वो नन बन गई और नन बनने के बाद उन्होंने देखा कि जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है, जहाँ पे नन्स को ट्रेनिंग दी जाती है, वो कैथोलिक नन्स के लिए अलग है, वही जो दलित कैथोलिक नन्स है उनके लिए अलग से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। और जो दलित कैथोलिक इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ही टेरिबल स्टेट में है। तो यहाँ से उन्हें समझ में आया कि इसके अंदर भी भेदभाव पूरी तरह से लिप्त हो चुका है। 7 साल तक उन्होंने नन के तौर पर काम किया और उसके बाद वहां के भेदभाव को और नहीं सह पाई और उन्होंने वहां से बाहर निकलकर अपने जीवन में वो एक ऐसे पड़ाव पर आ गई कि जब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे का जीवन वो किस तरह से बिताए। तो ऐसा एक मोड़ था कि जब उन्होंने अपने एक दोस्त के मोटिवेशन के बाद करूकू इस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू किया। दोस्तों, बामा कहती है कि अगर वो अपनी कहानी ना लिखती या फिर अगर वो राइटिंग में ना आती तो हो सकता है कि वो अपनी जान गंवा बैठती। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही डिप्रेशन में गई थी और उस समय पर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। उसी के बाद उन्होंने 1994 में एक और किताब लिखी जिसका नाम संगति है और 1996 में उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज की अपनी एक और किताब पब्लिश की। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस बुक के समरी के ऊपर जाते हैं कि आखिर इस बुक में बामा क्या बताना चाह रही हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस चैप्टर में हम बामा इनके ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो इस छोटे से हिस्से में बामा ने अपने जीवन के कुछ अनुभव हमारे सामने रखे हैं। ये कुछ अनुभव ऐसे गिने चुने ही अनुभव है, लेकिन इन अनुभवों में से हम ये जान पाएंगे कि आखिर दलित समुदाय के साथ शोषण किस प्रकार किया जाता है। और अगर आज की डेट में हम देखते हैं कि दलित समुदाय आज भी कुछ पिछड़ा हुआ है, तो इसके पीछे इनहेरेंट रीजन क्या है या फिर इसका रूट कॉज क्या है। इनकी बायोग्राफी के इस हिस्से को पढ़ने के बाद हमारी आंखें खुल जाएंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनकी बायोग्राफी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों,
बामा शुरुआत के ही पैराग्राफ में कहते हैं कि जब तक वो 8वीं कक्षा तक आई तब तक वो अपने गांव में हर एक काम किया करती थी। जो भी उनके परिवार का काम हुआ करता था वो हर एक काम किया करती थी। अब ये काम, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है, अक्सर दलित समुदाय के लोगों को हर एक काम दिया जाता है, फिर वो साफ सफाई का काम हो, खेतों में काम करना हो, वॉचमैन हो, जो भी हो, तो जो भी काम उनके पल्ले पड़ता था हर एक काम बामा किया करती थी जब तक वो 8वीं स्टैंडर्ड तक थी। अब 8वीं स्टैंडर्ड का जो भी स्टूडेंट होता है लगभग वो 14-15 ईयर्स की एज का होता है। अब ये ऐसा समय होता है कि जब उसे अपनी खुद की एक समझ या फिर खुद के अपने विचार डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे समय पे उन्होंने देखा कि जब वो नायकर लोगों के पास काम करने जाती थी तो नायकर ये साउथ इंडिया में जमींदार लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि होती है। एक तौर से देखें तो ये बहुत ही रिच लोग होते हैं। तो जब ये इन नायकर लोगों के पास काम करने जाती थी तो वहां पे काम करने के कुछ स्ट्रिक्ट नियम हुआ करते थे, जैसे कि इन नायकर लोगों की किसी भी चीजों को, वस्तुओं को अपने हाथ नहीं लगाना है, आपको नायकर लोगों के आसपास नहीं जाना है, उनसे एक दूरी आपको बनाए रखनी है। अगर नायकर लोग कहीं से गुजर रहे हैं तो आपको रास्ते से हट जाना है और उनको जाने के लिए जगह देनी है। तो ऐसे कुछ अलिखित नियम हुआ करते थे जो उनके समाज की सभी औरतें पाला करती थी, फॉलो किया करती थी। अब ये ऐसे नियम है कि जिनसे उन्हें कभी कभी इंसल्टेड महसूस हुआ करता था। उन्हें लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं अब वो बड़ी हो रही थी, उम्र में बड़ी हो रही थी, समझदारी में बड़ी हो रही थी और उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुआ करती थी। लेकिन वो कहती हैं कि इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि नायकर अमीर लोगों के परिवार थे और सभी की सभी औरतें जाने अनजाने में हो या दबाव के कारण हो उनके इन नियमों का पालन किया करती थी। अब वो कहती हैं कि उनकी जिंदगी तब बदल गई जब वो 9th स्टैंडर्ड में पहुंची और उनके गांव से नजदीक के गांव में जो कॉन्वेंट था उस कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए उन्हें भेज दिया गया। अब जब वो कॉन्वेंट में गई तो वहां पे उनको कुछ काम नहीं करना पड़ता था, बल्कि वो दिन में खाना खाती थी, स्टडी करती थी, दैट्स ऑल, और कुछ काम उन्हें नहीं हुआ करता था। लेकिन जब भी वो कॉन्वेंट से छुट्टियों में अपने घर आती थी तब वो हर एक काम किया करती थी जो कॉन्वेंट में जाने से पहले किया करती थी। इसी तरह से जब 10th क्लास की फाइनल एग्जाम हो गई और वो अपने घर को वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर उनके घर की तरफ जा रही है। और उस वक्त वो हमें बस एक चीज बता रही है कि वो सीन क्या है। वो बताती है कि उनके घर की तरफ जाने से पहले नायकर के गलियों से होते हुए नदर गली, एक अन्य कम्युनिटी का नाम है नायकर गली, तो ये इससे हमें गांव किस तरह से रहते हैं ये पता चल जाता है, कौन से कम्युनिटी के लोग उस एक एरिया में रहते हैं ये आप उन लोगों के एरिया के नाम से ही जान जाते हो। जैसे नायकर गली में नायकर परिवार के अमीर लोग रहते हैं, फिर नदर गली में नदर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, फिर उसके आगे एक और गली रहती है, फिर आगे जाकर एक ऑयल प्रेस मशीन या फिर ऑयल प्रेस मिल है, फिर बाजार है, और उसके आगे जाने के बाद, बहुत दूर जाने के बाद उनका घर आता है। तो इससे हमें रेशियल सिग्रीगेशन या फिर कास्ट बेस्ड सिग्रीगेशन समझ में आता है, जो कि आज की डेट तक हमें इंडिया के गांव में देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ के गांव में कास्ट बेस्ड लोकेलिटीज अक्सर मौजूद रहती है और उन लोकेलिटीज को कास्ट के बेसिस पर ही नाम किया जाता है। जैसे अगर कोली लोग रहते तो कोलीवाड़ा या फिर कोली गली, भोई लोग रहते तो भोई गली, इस तरह से नाम आज भी दिए जाते हैं। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि वहां पे किस तरह से कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन हो रखा था। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को ज्वाइन किया और 3-4 चक्कर उन्होंने उन्हीं के साथ लगाए, जबकि वो अभी 10th क्लास पास कर चुकी थी। तो गांव के जो आसपास के लोग थे वो देख के अचंभित हो गए और उन्होंने ऑथर की माँ से कहा कि आपकी बेटी तो कॉन्वेंट में पढ़ती है और फिर भी वो अभी की तरह ऐसे सर पे लकड़ियां उठाकर घूम रही है, काम कर रही है। तो ये चीजें सुनने के बाद उनके मन में ख्याल आया कि इसमें अलग क्या है। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि ये लोग ऐसा आखिर कह क्यों रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन एक था कि जो भी बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते थे कहीं ना कहीं उनके गांव में उन लड़कों का या फिर उन स्टूडेंट्स का हाई स्टेटस था। लेकिन बामा एक लोअर कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और वो काम के प्रति हार्ड लेबर को पसंद करने वाली महिला थी। तो ऐसे में उन्हें इसमें कुछ भी अलग नहीं लगा। लेकिन उसके बाद वो सोच में पड़ गई कि उनके कम्युनिटी के लोग कितना हार्डवर्क करते हैं। वो कहती है कि उनके कम्युनिटी के लोग दिन रात हर एक पल, मतलब
24 घंटे वो लोग काम करते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं है, कभी थकते नहीं है, और उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल होती है, मुस्कान होती है। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क ये लोग कर रहे हैं, उसको देखते हुए इन लोगों को बहुत अमीर हो जाना चाहिए था, या फिर वेल टू डू परिवार से होना चाहिए थे। लेकिन बामा हमें यहाँ पे रूट कॉज बताती है कि आखिर इतना ज्यादा मेहनत या फिर हार्डवर्क करने के बावजूद भी दलित लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते, या फिर वो ऊपर वाले कैटेगरी में क्यों नहीं जा पाते। इसके पीछे रीजन वो कहते हैं कि उन्हें उनके काम के बदले में प्रॉपर मेहनताना नहीं दिया जाता। आप काम तो बहुत करते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो रोजगार दिया जाता है, वो रोजगार सिर्फ आपका भरण पोषण हो सके, इतना है। उसमें भी वो बताती है कि अगर एक काम को महिला और पुरुष दोनों करते हैं, उस सूरत में भी महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था और पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाता था। तो ये आज भी होता है, एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर हमें रूट कॉज समझ में आता है कि अगर दलित समुदाय का उत्थान नहीं हो पा रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे एक रूट कॉज ये है कि उनके मेहनत के हिसाब से, या फिर जितनी मेहनत है उस रेशो में उनको मेहनताना नहीं दिया जाता है, बल्कि काम बहुत ज्यादा करा दिया जाता है। और फिर हो सकता है कभी कभी तो पैसों में पेमेंट ना करते हुए जो कपड़े बचे हुए हैं, जो कपड़े अभी फेंकने लायक हो गए, तो चलो एक कपड़े ले लो, या फिर जूते ले लो, या फिर हो सकता है कभी थोड़ा बहुत अनाज ले लो, इस तरह से उनको पेमेंट की जाती है। तो यही रीजन है कि वो समाज अब भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसके बाद वो कहती है कि यहाँ तक तो पिछले जमाने में तो फिर भी ठीक था। वो कहते हैं कि अब यहाँ से आगे की परिस्थिति और भी खराब होती जा रही है। वो अपने ऑब्जर्वेशंस वहां पे बताती है कि पहले के जमाने में तो ऐसा हुआ करता था कि जब घर के बड़े बुजुर्ग लोग काम को जाते थे तो बच्चे घर पर रहते थे और बाकी बच्चों की देखभाल करते थे, या फिर हो सकता है जो जानवर है, गाय पशु जो भी है, उनका देखभाल कर लिया करते थे छोटे बच्चे। लेकिन अब वो कहते हैं कि परिस्थिति और भी भयानक होती जा रही है, क्योंकि घर के बड़े तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये भी मैच मेकिंग फैक्ट्रीज में जो मैच रहते हैं, जो माचिस होती है, माचिस बनाने की फैक्ट्रीज में लोग काम करने जाते हैं। सुबह सुबह इनको लेने के लिए वैन आती है और वैन में इनको भरकर काम करने ले जाती है। दिन भर उन्हें केमिकल सॉल्यूशन में मैच बनाना रहता है, फायर क्रैकर्स बनाने रहते हैं। इस तरह से दिन भर ये बच्चे काम करते हैं और शाम को थके हारे 6-7 बजे ये लोग घर पे आते हैं। लेकिन ये सब मेहनत करने के बाद भी इनको बस 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। ऐसे में हमें ये बताती है कि अगर ये लोग अपना से पेट ही भर पाते हैं इतना मेहनत करने के बाद, तो आप सोचो कि ये पढ़ाई कैसे करेंगे और आगे कैसे जाएंगे। दोस्तों, करुक्कू ये ऑटोबायोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि आखिर इस समुदाय के साथ प्रॉब्लम क्या है। ऐसे में अब बतौर स्टूडेंट अगर हमें कोई की लर्निंग लेकर बाहर निकलना है तो वो है कि हमें इन चीजों के प्रति जागरूक रहना है। हो सकता है जाने अनजाने में हम कुछ लोगों को कम मेहनताना दे देते हैं क्योंकि वो उतने डिमांडिंग नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं वो ये इसी मेंटेलिटी में रह गए हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर 10 रुपए भी आप दे दोगे मालिक, या फिर खाना ही दे दोगे तो बहुत है। नहीं, जब भी कभी आपको आपके जीवन में मौका मिले तो किसी गरीब को सिर्फ खाना देने से अच्छा हो सकता है उन्हें काम के बदले आप अच्छा खासा मेहनताना दे दो। इससे हो सकता है वो अपने बच्चों की पढ़ाई करा सके, हो सकता है उनके जीवन में कुछ सुधार ला सके। उम्मीद करता हूं आपको ये समरी पसंद आई। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है या फिर डाउट्स है तो जरूर क्वेश्चन पूछिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।